हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पीवाईक्यूज होमवर्क में दिए थे। आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड मैंने काफी बच्चों के रिस्पॉन्सेज देखे, बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है और उन्होंने पूरा होमवर्क कंप्लीट किया है। स्टिल मैंने प्रॉमिस किया था मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, और मैंने कहा था सैटरडे और संडे में ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो आज ये लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है बेटा, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखना, चाहे आपके सही हो चाहे आपके गलत हो। क्या वे मैंने यूज किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। राइट बच्चों, उसके बाद एज डिसाइडेड मैंने आपको कहा था कि जो 2 क्लास के डाउट्स है वो मैंने कंक्लूड किए हैं, फिर भी मैं उनसे गो थ्रू होते हुए लास्ट में वो डाउट्स भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आपको पीवाईक्यूज दिए थे बेटा होमवर्क में 30 वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज हम वो सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना टॉपिक मेंशन कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज टुडेज टॉपिक, और इस टॉपिक को हम मेंशन कर देते हैं किसके नाम से बेटा? इट्स अ काइंड ऑफ डाउट सेशन। क्लियर? डाउट सेशन प्लस पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, काफी बच्चों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और मुझे सेंड भी किए हैं कि मैम मेरे इतने गलत थे इतने सही थे। दैट इज द गुड थिंग बेटा। मैंने कहा था कि कोई भी चीज हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है उसका एनालिसिस, वो आप लोगों ने किया है। दैट इज, ये आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा आपके मार्क्स को गेन करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हम अब इन्हें जो डिस्कस करेंगे लाइक और रैपिड फायर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने होमवर्क किया हुआ है। जिनका क्वेश्चन सही हो, आंसर सही हो, वो अपने आप को +4 देते चले जाना, और जिनका गलत हो वो अपने आप को -1 देते चले जाना। 31 क्वेश्चन आपके सामने है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस मतलब जब हम O2 से O2 माइनस की तरफ जाते हैं, द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में ऐड होता है? बच्चों एक बात बताओ, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 16 हैं। O2 माइनस में 17 है, तो 16 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें किसका बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वाले का, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता था बेटा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p2z, कॉमा पाई 2p2x इज इक्वल्स टू पाई 2p2y, कॉमा पाई स्टार 2px is equals to pi star 2py, comma sigma star 2pz. राइट? अब इस केस में 16th इलेक्ट्रॉन कहां तक है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्लियर? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में ऐड किया जाएगा? या तो ऐड किया जाएगा पाई स्टार 2px में, या ऐड किया जाएगा पाई स्टार 2py में, क्योंकि मैं और लिख के क्या बताया था बेटा कि दोनों डीजनरेट हैं, दोनों की एनर्जी बराबर है। तो अब एक बात बताओ बेटा, पाई ऑर्बिटल्स कंपटीशन से बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल्स में ऐड नहीं हुआ है, पाई स्टार में हुआ है। सिग्मा स्टार कंपटीशन से बाहर, सिग्मा ऑर्बिटल्स कंपटीशन से बाहर। क्या आंसर आ गया बच्चों आपके सामने? पाई स्टार ऑर्बिटल्स विल बी द राइट आंसर। क्लियर बच्चों एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा। क्या क्वेश्चन दिया है? अब देखो बेटा, मैं थोड़ा कम टाइम दूंगी, लेकिन अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में ऐसा लगता है कि हमें वहां पर देखना है, समझना है, वीडियो पॉज करो और अपना पूरा सॉल्यूशन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 4 diatomic species are listed below. Identify the correct order in which bond order is increasing in them. बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर का मैम ने आपको सीधा सीधा ट्रिक बताया था कि जब जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19। तो इस केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना होगा? जब जब टोटल इलेक्ट्रॉन 1, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 1, 0.5, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5। सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर बताया था बेटा। अब देखो ध्यान से किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आपको सिंपली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना था और आपको 4 स्पीसीज कौन कौन सी दे दी बेटा? एक आपको दे दी NO, एक आपको दे दी O2 माइनस, एक आपको दे दी C2-2 और एक आपको दे दी He2 प्लस। बेटा NO की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 करेंगे तो आया कितना? 15। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं, 7 प्लस 8 अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 15 आ गया। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? 2.5। O2 माइनस को चेक करो, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। टोटल इलेक्ट्रॉन C2-2 में कितना? 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14। अगर 14 इलेक्ट्रॉन C2-2 में है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? 3.0। He2 प्लस हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2 होता है। 2 2 जा 4 हो गया, 4 माइनस 1 किया तो ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको सीधा सीधा ट्रिक बताया था 0.5। अब देख लो बेटा किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा बेटा? C2-2। C2-2 के बाद कौन आएगा बेटा? NO आ जाना है। NO के बाद कौन आ जाएगा बेटा? दैट इज O2 माइनस आ जाना है और उसके बाद आ जाना है He2 प्लस। मैच कर लो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ये सब लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने MOT पढ़ाया था बेटा वहां पे मैंने मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था बेटा? मैंने आपको बोला था कि इस पूरी MOT को समझो, कंसेप्ट को यूज करो। लेकिन जब अपन PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि MOT के बाद जो मैंने आपको की पॉइंट्स लिखवाए थे वो कितने इंपॉर्टेंट है। वो की पॉइंट से हमारे सारे क्वेश्चन बने जा रहे हैं MOT के। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें कंसेप्ट भी क्लियर करना है, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए वो हमारा क्लियर होता है जब हम क्लास में सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक पॉइंट आएगा बेटा जो आप सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर लिख पाओगे। कैसे? ये टेबल आपको ऑन द टिप्स हो जाएंगी तब। क्लियर? तो आंसर हो गया बेटा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब ध्यान से देखो, चारों स्पीसीज जो दे रखी हैं वो हमें दे रखी है कैसी बेटा? डाई एटॉमिक स्पीसीज दे रखी है, डायटॉमिक दे रखी है। दैट मींस कि यहां पर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए आप कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर वाला, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे कंपेयर करेंगे बेटा? ये रहा, अभी तो हमने किया था, टोटल इलेक्ट्रॉन के बेस पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाना है। सबसे पहले हमने देखा O2। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 16। जब टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.0। O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17। टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। नेक्स्ट बेटा O2 प्लस 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 15। टोटल इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन से टोटल, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। क्लियर? और डी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है बेटा? 1.0। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा? मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी है? मिनिमम बॉन्ड लेंथ उसकी होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर
मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे किसका है बेटा? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बेटा ऑप्शन बी। इसका क्या होगा बेटा? मिनिमम बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? सिंपल कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा है बेटा? एक बार पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बोले तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर एटम्स। कार्बन हाइड्रोजन दे दिया, क्या क्या दे दिया बेटा? कार्बन हाइड्रोजन दे दिया, कार्बन कार्बन दे दिया, कार्बन ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे दिया। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर हम देखें तो कार्बन तो सब में ही प्रेजेंट है, और अगर कार्बन सब में प्रेजेंट है तो हम कार्बन के बेसिस पर तो बॉन्ड लेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। फिर हम बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे? उसके साथ वाले एटम को देखो। उसके जो साथ वाले एटम है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तीन ही एटम है ना, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और इस केस में डबल बॉन्डेड कार्बन वाला भी एक है। और हमें ये पता था कि जितने ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। तो ये तो क्लियर था कि सी सिंगल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी में से सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली कैसी होगी बेटा? कम होगी सी सिंगल बॉन्ड सी वाले से। यानी कि सी सिंगल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी बेटा? जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे मल्टीपल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, डिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि बाकी को हम कैसे कंपेयर करें। अब एक एटम तो सब में कॉमन है कार्बन, तो उसके साथ वाले एटम को जब हमने देखा तो साथ वाले एटम थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या हमारे पास प्रेजेंट थे बेटा? कार्बन। इन तीनों का साइज का ऑर्डर अगर देखा जाए तो हमें यह पता है कि एटम का साइज जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन में से सबसे ज्यादा साइज किसका होता है बेटा? अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो यहां पर सबसे कम साइज तो हाइड्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन के बाद सबसे कम साइज किसका हो गया बेटा? ब क न ओ प नी। ऑक्सीजन बाद में आता है तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो ऑक्सीजन, और एट लास्ट आ गया कार्बन। तो इतना तो क्लियर हो गया कि CH की बॉन्ड लेंथ CO से कम है और CO की CC से कम है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि C डबल बॉन्ड C की पोजीशन कहां रखी जाए। इतना तो पता चल गया कि C सिंगल बॉन्ड C से, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है? कंपैरेटिवली कम है। तो सिंगल बॉन्ड वालों की बॉन्ड लेंथ तो हमेशा ज्यादा होगी, लेकिन इस CH में जो हाइड्रोजन है इसका साइज बहुत छोटा है। दैट्स व्हाई C डबल बॉन्ड C को पोजीशन इससे पहले मिलेगी, क्योंकि पीरियड तो सेम है लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O, फिर बस CH से पहले C डबल बॉन्ड C आ जाएगा। क्लियर? सो द राइट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 35 में? Which of the two ions from the list given below that have geometry that has explained by the same hybridization of orbitals? मैंने आपको बताया था वो जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है उनकी ज्योमेट्री हमेशा सेम होती है, लेकिन उनका शेप वेरी कर सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट द 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि कौन से पेयर ऑफ आयंस ऐसे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कहा था जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है उनकी ज्योमेट्री हमेशा सेम होती है। कुछ बच्चों के डाउट्स जब मैंने पढ़े तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, ऐसे डाउट फिर भी पूछे गए हैं, PYQs में मैंने करवाया है फिर भी पूछ रहे हैं कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए था। अरे नलायकों, ज्योमेट्री का शेप बोल दिया ना, क्वेश्चन पूरा चेंज हो चुका है। और अगर ज्योमेट्री पूछा है तो आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिनो ही मत,
क्योंकि अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, डजंट मैटर कितने बॉन्ड पर कितने लोन पर, उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। क्लियर बेटा? यहां पे बस हमें इतना देखना है किस किस का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो हम ए ऑप्शन पे आते हैं बेटा। हाइब्रिडाइजेशन पे तो हमने बड़ी ही प्रैक्टिस की है, एक ही मेथड डॉली मैम ने आपको याद रखने के लिए बोला है, वो मेथड याद रखना बेटा। सबसे पहले था NO2 माइनस NH2 माइनस। सेंट्रल एटम देखा बेटा, नाइट्रोजन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। नो यूनिवैलेंट स्पीसीज, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस करेंगे, 5 + 1 किया तो आया 6, 6/2 किया तो आया 3, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। क्लियर? यहां पे देखा तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यूनिवैलेंट स्पीसीज 2, 5 6 7, एक प्लस कर देंगे जितना माइनस चार्ज है, तो कितना आ गया 8, 8/2 किया तो आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये पहला ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। क्यों? क्योंकि इसके आयंस का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होता दैट विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, NO2 माइनस NO3 माइनस। तो बी ऑप्शन हमने लिख लिया बेटा। यहाँ पे क्या है हमारे पास? NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। यहां पे हमने देखा नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 5। नो यूनिवैलेंट स्पीसीज, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस करेंगे, 5 + 1 किया तो आया 6, 6/2 किया तो आया 3, n की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नो यूनिवैलेंट स्पीसीज, जितना माइनस है उतना प्लस करेंगे, 5 + 1/2 दैट इज 3, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी आया sp2। और अगर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि मैंने क्या कहा, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन को रीड आउट करो, बस आपको ये देखना है कि किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। जिस जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा उनका ज्योमेट्री फॉरएवर सेम होगा, कभी भी वेरी नहीं करेगा। शेप और स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है लेकिन ज्योमेट्री कभी भी वेरी नहीं करेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर तो आ गया, लेकिन अगर आप जस्टिफाई करके जानना चाहते हो कि मैम इनका क्या होगा तो वो भी हम निकाल लेते हैं, बाकी इनको फिर कंपटीशन से बाहर कर देंगे बेटा। सी ऑप्शन हमने देखा NH4+ था एंड NO3 माइनस था, तो NH4+ में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 - 1 किया 4, 4 ओ सॉरी यूनिवैलेंट स्पीसीज इग्नोर हो गई, 5 + 4 क्योंकि यूनिवैलेंट स्पीसीज है नाइट्रोजन, 5 + 4 9, 9 - 1 क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस करते हैं, तो 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8/2 किया 4, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। यहां पर देखा तो इसका आएगा sp2। तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। नेक्स्ट था बेटा आइसोसाइनेट और दिया था NH2 माइनस। तो डी ऑप्शन में देखो बेटा Sc∧N, यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है क्योंकि ये दो सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, एक ये और एक ये। यहां पर हमने मॉलिक्यूल के मेथड से नहीं निकाला जैसे हम निकालते थे। मैम ऐसा क्यों किया आपने? आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो बेटा, लेकिन इस केस में वो मेथड जस्टिफाई नहीं होगा। यहाँ पे आपको इसकी स्ट्रक्चर से ही शेप निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वाले मेथड से इसका हाइब्रिडाइजेशन आया। NH2 माइनस का देखा तो 5 + 1/2 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया। तो ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर। जल्दी से देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस ऑफ द लोएस्ट एनर्जी फॉर SO3। बेटा जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी, जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी उसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी। क्या होगा बेटा?
उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, हाईएस्ट होगी। अब हाईएस्ट स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे बेटा, तो मैंने क्या कहा था जब रेजोनेंस पढ़ाया था कि जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। और जब हमने SO3 की स्ट्रक्चर्स बनाई थी तो ये डी ऑप्शन तो कंपटीशन से बाहर, SO2 बना रखा है, क्लियर। ए ऑप्शन को जब हमने देखा तो यहां पर तो 4 ऑक्सीजन दे रखे हैं, ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर, तो ए और डी तो कंपटीशन से बाहर। बात करते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन बी की। तो बेटा हमने SO3 की स्ट्रक्चर जब बनाना सीखा था तो हमारे पास SO3 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आए थे, याद करो। वो दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा मैंने कहा था, क्योंकि जब जब डोनर एटम जब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला हायर पीरियड मेंबर होता है तब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है तब हम उसे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब में हमने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रखा है, तो दैट इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या पूछा है बेटा, रीड आउट करेंगे क्वेश्चन में। द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर्स आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है, और हमने केमिकल बॉन्डिंग में मैग्नेटिक मोमेंट कहां पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो और उस केस में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के बाद अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक। लेकिन 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 ये सबके डायग्राम बनाने तो हम नहीं बैठेंगे, तो मैंने क्या कहा था, MOT के 90% क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे जब मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बाद एप्लीकेशंस लिखवाई हैं। उन एप्लीकेशंस और की पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है। सिंपल क्या देखना था, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने की पॉइंट्स में लिखवाया था जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर में होते हैं वो सबके सब डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या क्या लिखवाए थे बेटा, किन किन 2 केस को छोड़ना, 10 और 16। बाकी जिनमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं बेटा, जिनमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में होते हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक। प्लस ये दोनों केस भी इसके साथ थे। क्लियर, सिंपल, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो और आंसर निकालो। तो क्या आ जाएगा बेटा, O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, 8 टू द 16, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस होता है, उतना माइनस होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, बोथ आर पैरामैग्नेटिक, तो ये की पॉइंट मैंने आपको लिखवाई दिया था। क्लियर है, तो दैट विल बी द आंसर। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। तो आप चाहो तो डायग्राम बना के देख लो, आंसर यही आना है। तो मैंने आपको कहा था ना, इनऑर्गेनिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक्स इतनी बताऊंगी कि आप और कम टाइम में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो, इसीलिए हम पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं बेटा। VBT को मैंने एलोबरेट करके पढ़ाया 2 दिन तक, लेकिन उससे डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फिर मैम आपने क्यों पढ़ाया, बेटा नॉलेज तो होना चाहिए ना कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन अगर आप देखो तो हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी जो खत्म हुई है ना, हमारे सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से सॉल्व हो जा रहे हैं इजीली। हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है ओवरलैपिंग की, इंटरमिक्सिंग की और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जानने की, क्वेश्चन ही नहीं उस पे। लेकिन बेटा नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने वो डिटेल बाद में दिया था। तो पहले कॉन्फिडेंस बूस्टअप करवा दिया, अब आपके सारे क्वेश्चन PYQs उसी कंसेप्ट से हो रहे हैं, हमें कहीं जानने की जरूरत ही नहीं है कौन किसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। क्लियर, बट स्टिल अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर चीज हमें सिलेक्शन के लिए नहीं करनी है, हमें नॉलेज भी होना चाहिए कि इन एक्चुअल हो क्या रहा है। तो बेटा इसीलिए मैं सारी चीजें डिस्कस करती हूँ आपके साथ। क्लियर,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है, बाकी ऑप्शन कंपटीशन से बाहर क्यों हुए। क्योंकि बेटा अब जो नीट का लेवल हो गया है ना, हमें अगर ये पता चल जाए ना कि हमसे क्या गलती हो सकती है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दुर्घटना घट जाती है बेटा जब एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन में देखा तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 थे, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 18 थे। तो ये पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकते हैं, ये तो क्या होने चाहिए थे बेटा, डायमैग्नेटिक होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर में है। क्लियर। यहां पर देखा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17, यहां पर देखा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 18। तो इसमें ये वाला तो कैसा है, डायमैग्नेटिक वाला, इसलिए ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर, ये ऑप्शन तो कंपटीशन से बाहर हो ही गया। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 8 टू द 16, 16 माइनस 1 करेंगे 15, 8 टू द 16, 16 प्लस 2 करेंगे 18, टोटल इलेक्ट्रॉन 15, टोटल इलेक्ट्रॉन 18। 15 इलेक्ट्रॉन्स वाला कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो बेटा डज नॉट एग्जिस्ट वाले पॉइंट हमने कहां पढ़े थे, याद करो बेटा, हमने डज नॉट एग्जिस्ट वाले पॉइंट्स कहां पढ़े थे। तो मैंने आपको डज नॉट एग्जिस्ट दो ही जगह पढ़ाया है। एक मैंने वीबीटी में पॉइंट डिस्कस किया था कि जहां पर फोर्स ऑफ रिपल्जन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जहां पर रिपल्जन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब ये जो 4 एग्जाम्पल है, मैंने इनको एमओटी से भी डिस्कस किया था। एमओटी के की पॉइंट्स में एक पॉइंट लिखा था कि वो हर मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते। देखो बेटा B2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है। तो अब इस केस में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे सबका। तो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 होता है। 4 टू जा 8 हो गया, 8 माइनस 1 करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है। 8 माइनस 1 किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और जब टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर होता है 0.5। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। यहां पर देखो बेटा B2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2 बेरिलियम है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0। और वो हर मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गया बेटा। बाकी में बॉन्ड ऑर्डर आएगा कुछ ना कुछ, दैट्स व्हाई वो कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि वो हर मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस द सेंट्रल एटम्स हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। NO2 माइनस, चलो सीधा सीधा निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड तो अब तो सबको याद हो चुका होगा। NO2 माइनस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 प्लस 1 किया 6, 6 बाई 2 किया आया 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पर अमोनिया का sp3 होता है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। BF3 में सेंट्रल एटम बोरोन, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 प्लस 3 किया क्योंकि फ्लोरीन भी यूनिवैलेंट है, 6 बाई 2 किया आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नो यूनिवैलेंट स्पीसीज, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस करेंगे, 5 प्लस 1 किया आया 6, 6 बाई 2 किया आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, क्योंकि दोनों आयंस का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो सिंपल वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, और आप देख रहे हो कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर। तो आपको आइडिया लग रहा होगा बेटा कि केमिकल बॉन्डिंग से कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करो, ऑनेस्टली फॉलो करो सारी ट्रिक्स को, कोई कंसेप्ट आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि गलत क्यों है। H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसलिए कंपटीशन से बाहर हो गया। क्लियर। एक भी sp3 वाला मिल जाए कंपटीशन से बाहर। यहां पर BF3 का तो sp2 होता है, और यहां पर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5,
हाइड्रोजन 2 यूनिवैलेंट स्पीसीज है 5 6 7, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस करेंगे +1, n की वैल्यू 4 हो गई, हाइब्रिडाइजेशन sp3, दैट्स व्हाई आउट ऑफ द कंपटीशन। क्लियर? तो अगर आप लोग कंपटीशन से बाहर नहीं होना चाहते हो तो बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ेंगे ध्यान से। आपने सबने होमवर्क किया होगा तो अपने आप को सही आंसर के लिए +4 देते चले जाना और गलत आंसर के लिए माइनस भी करते चले जाना। ठीक है? तो अब इसमें बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट सेम एज प्रेजेंट इन अदर 3। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कर दिया। क्या बोला कि वो मॉलिक्यूल बताओ जिसका हाइब्रिडाइजेशन बाकी तीनों से डिफरेंट है। दैट मींस 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया बेटा SF4, सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 यूनिवैलेंट स्पीसीज, नो चार्ज, डिवाइड बाय 2, आया 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बी ऑप्शन हमने देखा, बी ऑप्शन दिया I3-, सेंट्रल एटम आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, बाकी दोनों आयोडीन यूनिवैलेंट स्पीसीज, +2, जितना माइनस है उतना प्लस करेंगे 7 8 9 10, तो यहां से 10/2 किया 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। यानी कि इन दोनों में से तो कोई आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का सेम आ गया। अब इन दोनों में से जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आया वो हमारा आंसर होगा SbCl3। क्लियर? तो SbCl3 माइनस में सेंट्रल एटम Sb एंटीमनी कहां प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन फैमिली। तो सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज, जितना माइनस है उतना प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2। कितना आ गया बेटा? 5 6 7 8 9। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है बेटा। इस ऑप्शन को गलत दे रखा है, मतलब ये क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 ना, जस्ट अ मिनट बच्चों, कुछ मिस्टेक है, ऑप्शंस में मिस्टेक है मे बी। यस यस बेटा, SbCl3 माइनस करेक्ट है एकदम। इसमें ये कौन सी फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली। तो रेस्ट ऑल मेंबर्स अब टेट्राहेड्रल नहीं होते बेटा। क्लियर? ड्रैगोस रूल है, इसे हम पी ब्लॉक में पढ़ने वाले थे, यहाँ मैंने नहीं पढ़ाया है और आपको परेशान भी नहीं होना है, कहीं काम नहीं आएगा बेटा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सी फैमिली से? नाइट्रोजन फैमिली से। तो इसमें क्या होगा? इस केस में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 9, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में आ रहे हैं। और जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में आते हैं तो उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लियर? इसके लिए हमारे पास एक अलग मेथड होता है, अलग मेथड, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल एटम पे रखा जाता है। क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के बेस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को। तो SbCl3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3d नहीं होगा। वहीं पे PCl5 का आप कैलकुलेट करो तो PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 5 यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाय 2, n की वैल्यू 5, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। तो अगर हमें नहीं भी आता होता तो बाकी तीनों का सेम है और ये ऑप्शन विल बी द आंसर क्योंकि इसका इनसे सेम नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। In which of the following molecule the central atom does not have sp3 hybridization? वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा? सिंपल एक मेथड हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज किए जा रहे हैं। कौन सा? एक मेथड जो हमने लिखा था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस यूनिवैलेंट स्पीसीज प्लस माइनस चार्ज डिवाइड बाय 2, n की वैल्यू 2 तो sp, 3 तो sp2,
4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3। तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 बिना किसी शक के। CH4 तो इतनी बार कर लिया। SF4 हमने अभी सॉल्व किया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। BF4 माइनस को देखें तो सेंट्रल एटम बोरोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस 4 यूनिवैलेंट स्पीसीज प्लस 1। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आंसर आ गया बेटा 4 5 6 7 8 बाय 2 किया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3 आया। और NH4 प्लस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 4 यूनिवैलेंट स्पीसीज, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो क्या आंसर हो गया बेटा बिना किसी शक के ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टू स्पीसीज। कौन कौन सी दे दी बेटा वो दो स्पीसीज, NO3 माइनस दे दिया और H2O दे दिया, H3O प्लस दे दिया, H3O प्लस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे दे रखे हैं। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्लियर, तो निकाल लेते हैं। पहले बात किसके बारे में हो रही है, डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाले हम, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 किया तो आया 3, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। यहां पर देखो बेटा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज है, 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज हैं, जितना प्लस है उतना माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा 6 7 8 9, 9 माइनस 1 किया 8, 8 बाय 2 किया आया 4, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया बेटा, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऑब्वियस है, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है तो स्ट्रक्चर तो अलग होगी ही होगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोस्ट्रक्चरल विद सेम हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम। ना जी, आइसोस्ट्रक्चरल तो तब होंगे जब शेप सेम होगी, लेकिन जब ज्योमेट्री ही सेम नहीं है, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है तो शेप तो कदापि सेम हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। आइसोस्ट्रक्चरल विद डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम, अगेन गलत हो गया, आइसोस्ट्रक्चरल तो बोलो ही मत। सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन गलत बात, अलग है। क्लियर, so the correct answer will become that is option A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, what is the dominant intermolecular force or bond that must overcome in converting liquid CH3OH to gas। मुझसे कुछ बच्चों ने चैट पे लिखा है कि मैम हमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं पढ़ाए गए। बच्चों ऐसे ना करो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टार्टिंग है एकदम, इंटर और इंट्रामोलिकुलर फोर्स, वहां पे आप सारी चीजें पढ़ लेते हो। हमारे सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, केमिकल बॉन्डिंग में आप एनसीईआरटी भी ओपन करके देखो, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इसलिए हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कवर किया है। समझेंगे बेटा यहाँ पे क्या पॉइंट्स बोले हैं। तो CH3OH को अगर हमें लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो CH3OH क्या है, CH3OH एक अल्कोहलिक ग्रुप है। क्लियर, और मैंने एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको क्या बताया था कि ये क्या शो करता है, ये बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो मान लो ये आपका मीथेनॉल है और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल, तो हमने पढ़ा था बेटा ऐसा एक स्ट्रक्चर। क्लियर, तो अल्कोहल्स को अगर हमें लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें किसे ओवरकम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। क्लियर, क्योंकि इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक्स द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल, क्या देखना है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। क्या क्या दे दिया है आपको, N2 - 2, N2 माइनस एंड N2। हमने सीधा सीधा क्या ट्रिक सीखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं,
सिंपल क्या देख लो, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं और आप बॉन्ड ऑर्डर लिख दोगे सीधा सीधा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा N2-2 में कितने हैं, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 टू द 14, 14 प्लस 2 किया 16 इलेक्ट्रॉन्स। जब जब टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है बेटा 2.0, राइट। टोटल इलेक्ट्रॉन N2- में कितना है 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3.0। क्लियर। तो बता दो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा, N2 का। N2 के बाद N2- और N2- के बाद N2-2, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ए ही आया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस BF3, NO2-, NH2- and H2O, the central atom is sp2 hybridized। देख रहे हो बच्चों, सिंगल कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन, मैंने कहा था, मैंने शायद आपको 3rd 4th क्लास में हाइब्रिडाइजेशन सिखा दिया था, और मैंने उस टाइम भी कहा था कि इस कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। कुछ बच्चे उस टाइम लिख रहे थे, मैम आपने हाइब्रिडाइजेशन को इतनी जल्दी करा दिया, वहां ऐसे पढ़ाते हैं वहां वैसे पढ़ाते हैं, तब भी मैंने कहा था कि बेटा सब्र करो, ठीक है, पेशेंस रखो। आगे जाकर वीबीटी के बाद मैंने हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में उठाया, लेकिन उस डिटेल से एक क्वेश्चन नहीं आया। हाइब्रिडाइजेशन जहां मैंने खत्म करा दिया था ना 4th 5th क्लास में, वो सफिशिएंट था। आप देख रहे हो हर ऑल्टरनेट ईयर, एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन आपके हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से यूज होकर हो ही रहा होगा। जितने क्वेश्चन अब तक हमने सॉल्व किए, या तो क्वेश्चन एमओटी के की पॉइंट से बन रहा है, या क्वेश्चन बन रहा है हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से। क्योंकि अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना आता है तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना आता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना आता है तो हम ज्योमेट्री शेप सब निकाल सकते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब हमने वेस्पर थ्योरी में डिस्कस किया था। तो बच्चों परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंसेप्ट्स को पढ़ो, नॉलेज लो और फिर उनको अप्लाई करो। अप्लाई करके आंसर भी करेक्ट आना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो बस सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो बेटा जल्दी से, अब तो याद हो गया होगा, इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। पीवाईक्यूज लास्ट क्लास में हमने 30 किए थे, आज हम कंप्लीट 82 डिस्कस करेंगे। NO2- और दिया था NH2- और H2O। क्लियर बेटा, मैं आंसर मार्क कर देती हूँ, आई थिंक आप इसका आंसर निकाल ही लोगे। आंसर आएगा ऑप्शन सी। मैम आपको कैसे, मुझे याद हो गया, मैंने इतना प्रैक्टिस किया, बट आपको मैं जस्टिफाई करके बता देती हूँ बेटा। BF3 में देखो सेंट्रल एटम बोरोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, बाकी 3 फ्लोरीन यूनिवैलेंट स्पीसीज है। डिवाइड बाय 2 किया तो आया कितना, कितना आ गया बेटा 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। वहीं पे जो NO2- है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नो यूनिवैलेंट स्पीसीज, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2, 6/2 आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बिना किसी शक के। क्लियर हो गया बेटा। अब बाकी ऑप्शन आप चाहो तो देख लो, बाकी ऑप्शन आप चाहो तो देख लो, एक भी ऑप्शन जस्टिफाई नहीं हो रहा। क्लियर हो गया बेटा। कोई भी शक आया ना फिर भी तो लिख देना नीचे, मैम ये वाला नहीं समझ आया, मैं वहीं पे आंसर कर दूंगी उस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इन द केस ऑफ अल्कली मेटल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। याद करो बेटा, एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम था फेजांस रूल, और फेजांस रूल ना ही सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर को बताता है, वो हमें आयनिक कैरेक्टर को कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। और वहां पर मैंने क्या कहा था, आपको सिंपली क्या देखना आना चाहिए, आपको पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी देखना आना चाहिए। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो कंक्लूजन आया था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस, और अगर चार्ज बराबर है तब हम देखते थे साइज। तो अगर हमें साइज देखना है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटायन, तो कैटायन का साइज जितना छोटा हो और एनायन का साइज जितना ज्यादा हो, तो एनायन के साइज के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो बच्चों देख लो अब ध्यान से, यहाँ पर क्या क्या आ जाना है सब में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर वो बात कर रहा है अल्कली मेटल्स की, तो मेटल तो उसने मेंशन ही नहीं किया, तो हम यहां से तो कंपेयर नहीं कर सकते।
चार्ज आयंस पे बराबर है क्योंकि एनायन सारे हेलोजन है और कैटायन सारे अल्कली मेटल है, तो +1 -1 रेस्पेक्टिवली। बचा कौन? साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और बेटा एनायन के साइज का ऑर्डर क्या होगा? आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो बस देख लो बेटा क्या आंसर आ जाएगा। वही हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। फॉर डायएटॉमिक स्पीसीज, डायएटॉमिक स्पीसीज क्या होती है बेटा? जब दो एटम एक साथ कंबाइन होकर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक H2O2 N2। क्लियर? लिस्टेड बिलो द डिफरेंट सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंसेस में अरेंज किया हुआ है। विच ऑफ दीज प्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर? अगेन क्वेश्चन किस पे पूछा गया? बॉन्ड ऑर्डर पे पूछा गया। क्या देखोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो की पॉइंट से क्वेश्चन बनी जाना है। He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? एक बार इन सबको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दैट इज अ गुड साइन। दैट मीन्स क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। बेटा बिल्कुल मैंने सारे PYQs को इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर डिस्कस कर भी चुके हैं तो भी हम निकाल लेंगे। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका? इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सिंपली बॉन्ड ऑर्डर पूछा था, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। इसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। ये रहा, ये रहा, देख लो बेटा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, ऑप्शंस इधर उधर हो रखे हैं। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन देखो हमने निकाले थे 14, तो बॉन्ड ऑर्डर 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 17, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। क्लियर? तो ऑप्शंस क्रिस क्रॉस है, सेम कंसेप्ट यूज होते हुए क्वेश्चन आया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर विल बिकम, वहां पे ऑप्शन ए है, ऑन द बेसिस ऑफ सेम कंसेप्ट। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? फिर से बता देती हूँ, He2 प्लस O2 माइनस NO C2 माइनस 2। C2 माइनस 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14, NO में टोटल इलेक्ट्रॉन 15, O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 17, He2, ठीक है, He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3.0, इसका आ गया 2.5 और इसका आ गया 1.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है बेटा? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर C2 माइनस 2 का, उसके बाद NO का, उसके बाद O2 माइनस का और उसके बाद He2 प्लस का। सेम कंसेप्ट, सेम एग्जांपल्स, बट ऑप्शन क्रिस क्रॉस हुए हैं, कंसेप्ट वही यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन इज कंसिस्ट ऑफ, ओजोन की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, हाँ जी बिल्कुल, कुछ उस तरीके की शेप आई थी इसकी। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद किसकी तरह कंसीडर होता है? कोवेलेंट बॉन्ड की तरह। अब अगर ये इसकी शेप है तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं? तो मैंने क्या बताया था, पहला हमेशा सिग्मा होता है, चाहे यहां हो या यहां हो। तो दो तो सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, एक पाई दिखाई दे रहे हैं, और ये देखते हुए करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्राई एटॉमिक स्पीसीज। और अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो उसके लिए हमने पोस्टुलेट नंबर 3 पढ़ा था वेस्पर थ्योरी का, जहां पर मैंने आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने का एक तरीका बताया था, जिन केस में हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 और sp3 होता है। क्या बताया था बेटा? स्टेप 1 बताया था, सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद जिसका परसेंट s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, और अगर परसेंट s कैरेक्टर सेम होगा तो हम क्या चेक करेंगे? लोन पेयर। तो उस केस में जहां पर लोन पेयर जितने कम होंगे रिपल्जन उतना कम होगा और बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा।
स्टेप 3 हमने डिस्कस किया था कि अगर लोन पेयर भी सेम होंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सराउंडिंग एटम से तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। कुछ ऐसा ही पढ़ा था बेटा। 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं बेटा हमें, क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है NO2 प्लस, एक दे रखा है बेटा NO2 माइनस और एक दे रखा है NO2। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नो यूनिवैलेंट स्पीसीज, जितना पॉजिटिव हो उतना माइनस कर देंगे। 5 माइनस 1 किया आया 4, 4/2 किया आया 2, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 प्लस 1 करेंगे क्योंकि नो यूनिवैलेंट स्पीसीज एंड जितना नेगेटिव है उतना प्लस होगा। 5 प्लस 1 किया आया 6, 6/2 किया आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि इन दोनों में से इसका बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अब देख लो बेटा NO2 प्लस कहाँ कहाँ दे रखा है। NO2 प्लस सिर्फ एक स्टेप में दे रखा है बस, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। मैम आपने NO2 का तो निकाला ही नहीं, अभी निकाल देते हैं बेटा। NO2 इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, काउंट कर लो 5। अब इस केस में इसके स्ट्रक्चर से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाएगा और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए ही बनती है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। लेकिन जो एक्स्ट्रा लोन पेयर हम सेंट्रल एटम को देते थे ना बचा कुचा, यहाँ पे वो बचा कुचा ऑड इलेक्ट्रॉन हम नाइट्रोजन को दे देते हैं। तो इन केस ऑफ दिस एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 7 इलेक्ट्रॉन, वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकेंड पीरियड वाले जो होते हैं उनके पास S और P होता है, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंड हो सकते हैं। इनके पास D नहीं होता, तो हमेशा कभी भी जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे दिया जाएगा जब जब वो सराउंड होगा 6 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सराउंड नहीं होता है 8 इलेक्ट्रॉन से, 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया मैंने मैम आपने हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और in case of odd electron species that odd electron is considered as lone pair। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 2, लोन पेयर हो गया 1, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो गया बेटा sp2। अब लोन पेयर यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो इस केस में जितना ज्यादा लोन पेयर होते हैं उतने ज्यादा रिपल्जन होता है, जितना ज्यादा रिपल्जन होता है बॉन्ड एंगल उतना कम होता है। लेकिन यहाँ तक हम ना भी पहुंचे तो इसका तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बिकम दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज द आंसर। क्लियर बच्चों। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जहां से आप इजीली अपना आंसर निकाल सको बिना किसी कंफ्यूजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग दीज 3। क्या पूछा है बेटा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, और बॉन्ड लेंथ जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जब जब मॉलिक्यूल या डायटोमिक स्पीसीज की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है तब तब हमेशा आपको यही कंसेप्ट यूज करना है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CO दे दिया, CO2 दे दिया और CO3 -2 दे दिया। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर तो वैसे भी 3.0 आ जाना है। कैसे, क्योंकि CO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 8 + 6, 8 + 6 किया तो आया 14, और जब जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0। मैम आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर MOT से क्यों निकाला, क्योंकि डायटोमिक स्पीसीज के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक स्पीसीज हो जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स है या 2 से ज्यादा जिसमें भी एटम्स है तो उसे हम निकालेंगे रेजोनेंस वाले कंसेप्ट से। रेजोनेंस चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, तो CO2 की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। कितने बॉन्ड्स है बेटा 1 2 3 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं बेटा 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। CO3 -2 में भी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी। स्ट्रक्चर बनाने का क्या ट्रिक था, जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बाकी सब डबल बॉन्डेड है। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर।
तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए बेटा कार्बोनेट में? 1 2 3 4। सराउंडिंग एटम्स हो गए 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? 1.33। क्लियर हो गया बेटा? अब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी बेटा? कार्बोनेट, देन CO2 एंड देन CO। तो क्या पूछा था? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है बच्चों? देख लो एक बार ध्यान से, कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। In which of the following pairs the two species are isostructural? Isostructural बोले तो जिनकी शेप सेम होगी। सेम शेप किसकी होगी? जिनके बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर सेम होंगे। इन जनरल हम कह सकते हैं कि वो क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल। बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। जल्दी से निकाल देते हैं बेटा। ऑप्शन ए हमको दिया BrO3 माइनस एंड XeO3। BrO3 माइनस में सेंट्रल एटम ब्रोमीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, नो यूनिवैलेंट स्पेसिस, जितना माइनस है उतना प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 किया, कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर? यहां पर देखो सेंट्रल एटम ज़ेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8/2 किया, आया 4, दैट मींस sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ज्योमेट्री सेम है, शेप सेम है या नहीं उसके लिए बॉन्ड पे लोन पेयर देखने पड़ेंगे। सराउंडिंग एटम 3, सराउंडिंग एटम 3 तो क्या हो गया? 3 बॉन्ड पेयर और इसमें से बचा हुआ लोन पेयर। इधर भी 3 बॉन्ड पेयर, बचा हुआ हो गया लोन पेयर, क्योंकि जितने सराउंडिंग एटम होते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। जिसमें भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है, सेम तरीके से देखेंगे जैसे मैंने देखना सिखाया। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है तो उनका हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल 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 सेम आएगा। क्लियर बेटा? अब देख लेते हैं बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं। तो यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है 5 + 3 8/2, यहां से 3 + 3/2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और जिनका हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है वो तो ज्योमेट्री भी सेम नहीं है, तो शेप सेम होना तो सपनों की बात है। क्लियर? हो ही नहीं सकता। SF4 XCF4 सपनों की बात है, मतलब सपनों में भी नहीं हो सकता, मेरे कहने का मतलब ये था। SF4 एंड XCF4, SF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बेटा जल्दी से। सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 यूनिवैलेंट स्पीसीज, 6 + 4/2, 10/2, दैट इज 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। XCF4 8 + 4/2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कंपटीशन से बाहर, इनकी तो ज्योमेट्री भी सेम नहीं है। लास्ट ऑप्शन, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2, 6 + 2/2, दैट मींस sp3। 5 + 1 sp2, कंपटीशन से बाहर। तो आइसोस्ट्रक्चरल देखने के लिए सिमिलर शेप देखना है। सिमिलर शेप देखने के लिए पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, और अगर उनकी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम है तो बिल्कुल वो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट? पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज लीच एसिड, बिल्कुल सही बात है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वही तो लीच एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये आपने कहाँ पढ़ा था बेटा? आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, याद करो बेटा। वहां पे आपने 3 थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लीच एसिड बेस्ड थ्योरी। लीच एसिड कहते ही किन्हें हैं? जिनके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, राइट? द कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलो, हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैज स्क्वायर पिरामिडल शेप, ये क्या कह दिया? एवरी AB5, तो हमें ये भी तो नहीं पता कि सेंट्रल एटम A जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। और जब तक हमें ग्रुप नहीं पता, हमें एटम नहीं पता, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होगा? दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बट द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था विच इज
not a correct statement. This is not a correct statement. That will be the answer. Clear? Last option दिया था multiple bonds are always shorter than corresponding single bonds. मल्टीपल बॉन्ड्स कंपैरेटिवली शॉर्टर होते हैं. हाँ जी बिल्कुल, कंपैरेटिवली शॉर्ट होते हैं सिग्मा बॉन्ड से. क्लियर? तभी तो बॉन्ड लेंथ कम होती है. द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें पूछा है बेटा? इसमें पूछा है कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16. हमने पढ़ा था बेटा, एटॉमिक नंबर 16 O2 में था. जब हम MOT में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होने पर डायग्राम बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो पूछा है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं. तो कितने होते हैं बेटा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. क्लियर? उसके बाद पहले कौन आ जाएगा? सिग्मा 2p2z, कॉमा पाई 2p2x इज इक्वल्स टू पाई 2p2y. टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा, 14 हो चुके हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब पाई स्टार 2p1x इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2p1y. कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा अनपेयर्ड? 2. तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा आंसर? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अ लीनियर शेप. बेटा लीनियर शेप 2 ही केस में होता है. पहला लीनियर शेप कब होता है? जब 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो, तब भी लीनियर शेप होता है. और कब लीनियर शेप होता है? जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है, और उस केस में अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो, तब भी शेप लीनियर होता है. तो सिंपली क्या करना था? हाइब्रिडाइजेशन निकालना था. हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखने थे. अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है, तो उस केस मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर इतने इतने किसी में भी आ जाते हैं, तो वहां पर उसका शेप लीनियर हो जाएगा. क्लियर? NO2 माइनस में देखो बेटा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 प्लस 1 किया 6, 6/2 किया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस केस में n की वैल्यू कितनी आई? 5 प्लस 1, 6/2 3. तो क्या आ गया बेटा? 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर. NO2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस 1 किया 4, 4/2 किया 2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर. शेप क्या हो गया? लीनियर. क्लियर हो गया बेटा? बाकी 3 ऑप्शंस देख लेते हैं. क्यों कंपटीशन से बाहर? 6/2. क्यों? सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6/2 किया 3, 3 किया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, एंड अगेन 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. ऑप्शन कंपटीशन से बाहर. ओजोन 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. ऑप्शन कंपटीशन से बाहर. इसका शेप भी बेंच शेप होता है. क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन. क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा En की बात कर रहा है. बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. नाइट्रोजन फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है. क्लियर? स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं बेटा. दैट इज ग्रेटर देन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. चलो ठीक है, अच्छी बात है कि उसका डिस्टेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है. येट द डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया 1.5 is larger than that of NF3. This is because. बेटा इस सेम कंसेप्ट पे मेरे पास एक आया था और मैंने बोला था कि हालांकि ये मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ. एक बच्चे ने सेम एक क्लास में कमेंट कर रखा है और उसको मुझे डिस्कस भी करना था. चलो कोई नहीं, मैं आज कर देती हूँ उसे, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसको भी इसमें 1% भी डाउट है. हालांकि ये सेम चीज मैंने बहुत बार बता दी है. ये था बेटा, कब था ये तो पता नहीं, मेरे पास कमेंट आया है. एक बच्चे हैं जमीमा घुजिया. हाँ,
मैम आपने 45 मिनट में बोला, मतलब शायद उस बच्चे ने टाइमिंग लिखा होगा कि NF3 का डायपोल मोमेंट अमोनिया से ज्यादा होंगे। नहीं बेटा, अगर मैंने ऐसा बोला है तो वो स्टेटमेंट गलत है, हालांकि मैंने ऐसा नहीं बोला है। तो कोई कंफ्यूजन मत रखना बेटा, क्योंकि इस चीज को मैंने 2-3 क्लास में वापस रिपीट किया है, क्योंकि काफी बच्चों का ये डाउट था। क्लियर? तो दैट इज ट्रुथ कि अमोनिया का NF3 से ज्यादा होगा। रीजन अब मैं फिर से समझाने वाली हूं। ऐसा क्यों बोले मैम? क्योंकि NF3 में कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं और अमोनिया में सब ऐड हो रहे हैं। एंड 1.06 मिनट में उल्टा बोल दिया आपने। कौन सा सही हो गया मैम? मैं फिर से बता देती हूँ बेटा कौन सा सही होगा, हालांकि मैं बता चुकी हूँ। अमोनिया का ज्यादा होगा NF3 से। क्लियर? अब बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा ध्यान से। क्या बोला है फर्स्ट ऑप्शन में? इन अमोनिया एज वेल एज इन NF3 the atomic dipole and bond dipole are in the same direction। अब आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये एटॉमिक डायपोल क्या है और बॉन्ड डायपोल क्या है। देखो बेटा, बॉन्ड डायपोल एटॉमिक डायपोल की अगर मैं बात करूं तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि वो हर मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर होता है उसमें कोई ना कोई पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि मैम एनसीईआरटी में डायरेक्शन ही अलग दे रखे। ना जी, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कभी भी डायरेक्शन अगर देखना है तो वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। और अगर हम बात करें जितने भी डायपोल्स हमारे पास होते हैं उसमें रिजल्टेंट डायपोल अलग होता है और इंडिविजुअल बॉन्ड का डायपोल अलग होता है। तो हमारे पास जो बॉन्ड डायपोल है दैट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल बॉन्ड का जो डायपोल है, और एटॉमिक डायपोल इज ऑल अबाउट दैट एटॉमिक डायपोल इज ऑल अबाउट ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो डायपोल है। राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि दोनों के अंदर वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो ऐसा नहीं था। जो पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो सारे डायपोल्स एड अप हो जाएंगे। वहीं पे बोला इन अमोनिया एज द एटॉमिक डायपोल and bond dipole are in the same direction, absolutely right, whereas the NF3 these are in opposite direction। that is the correct reason। जब हमने अमोनिया और NF3 को देखा तो अमोनिया में नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। राइट? तो तीनों हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डायपोल था वो नाइट्रोजन की तरफ था, और तो और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर था उसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ था, क्योंकि टुवर्ड्स लोन पेयर होता है बॉन्ड डायपोल। वहीं पे जो उसका रिजल्टेंट डायपोल आया जिसे हम एटॉमिक डायपोल बोल रहे हैं वो सारे सेम डायरेक्शन में है, वो सारे एडअप हो गए, इसीलिए अमोनिया का ज्यादा है। और NF3 में क्या हुआ? नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन टुवर्ड्स फ्लोरीन था, लेकिन लोन पेयर का टुवर्ड्स लोन पेयर था। हो गया ना अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, दैट्स व्हाई वहां पर कैंसल आउट हुए डायपोल्स, और रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो आया लेकिन कंपैरेटिवली कम आया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थे। लेकिन अमोनिया में सब कुछ सेम डायरेक्शन में थे, सब कुछ एड अप हुआ। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? बाकी तो फिर सारे ऑप्शंस गलत हो ही गए। आप रीड आउट कर सकते हो, डाउट आए तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बेटा ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के लिए क्या देखना है? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर देखना है। तो पहले तो क्या देखो, वो मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है वो ऑप्शन कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। क्लियर? बैटरी का ध्यान रखना पड़ेगा, पता चले पूरा लेक्चर अपलोड हो जाए, डॉली मैम की आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है? IF3 में देखा सेंट्रल एटम आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज, 7 + 3/2 किया तो कितना आया बेटा? 7 + 3/2 किया, आया 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, दैट मीन्स ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन आना है sp3, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन कितना? 5 + 3/2 sp3, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। BF3 में सेंट्रल एटम बोरोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 3 यूनिवैलेंट स्पेसेस,
6/2 किया आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट। परमानेंट डायपोल मूवमेंट किस में होगा? किस में होगा? जो मॉलिक्यूल परमानेंट पोलर होगा, और पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0, तभी मॉलिक्यूल पोलर होगा। और पोलर होने के लिए सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या? इर्रेगुलर ज्योमेट्री। और इर्रेगुलर ज्योमेट्री कैसे हो जाती है? जैसे ही लोन पेयर आता है, तो वो दो केसेस छोड़कर, वो कौन से दो केसेस? 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, इन दो केसेस को छोड़कर वो हर मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर होगा उसकी ज्योमेट्री इर्रेगुलर कहलाएगी, और वो मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा ही होगा, वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो हमें बस ये देखना था कि इनमें से किसमें लोन पेयर है ताकि उसमें परमानेंट डायपोल हो, एक्सेप्ट दीज टू केसेस। कौन सा बेटा? 4+2 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एंड 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। क्लियर? ऑप्शन ए देखा, हाइब्रिडाइजेशन आया sp2, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, कंपटीशन से बाहर, क्योंकि जिसमें 0 लोन पेयर है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, वो तो रेगुलर ज्योमेट्री वाला है, उसमें तो डायपोल होगा ही नहीं, कैंसल आउट हो जाएंगे। इधर देखा, 4+4, कहे सीताजी सुनो प्रभु, सिलिकॉन बिलोंग करता है कार्बन फैमिली से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4+4 किया आया 8, 8/2 किया आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस केस में क्या आ गया बेटा? 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर, क्योंकि नो लोन पेयर, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल। SF4 में सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 यूनिवैलेंट स्पेसेस, डिवाइड बाय 2 किया, आ गया 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? इसको जस्टिफाई करते हैं, ये आंसर क्यों नहीं है? XeF4 में सेंट्रल एटम xenon, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 4 यूनिवैलेंट स्पेसेस डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 6, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये तो मैंने स्टार बना के लिखवाया था, याद करो बेटा। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला कैसा हो जाता है बेटा? ये बिल्कुल हो जाता है हमारे पास कैसा? स्क्वायर प्लेनर। और जैसे ये स्क्वायर प्लेनर हुआ, इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। क्लियर? तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 होता है, और ये नॉन पोलर होते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको कहा था ना, एक सिंगल केस हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पे लोन पेयर देखना आता है तो आप कितने टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द करेक्ट ऑर्डर इन विच OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग इज। ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था नहीं करवाया था, और इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्यों? H2O2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? O2-2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। O3 तो ओजोन है ही, और O2 तो O2 है। अब इन दोनों का हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था वाया यूजिंग MOT। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.0। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 18, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.0। टोटल अब इसमें O3 ट्राइएटॉमिक हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे करेंगे? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए हमें इसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन करवाया था बेटा। तो रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला था बेटा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। कितना आ गया बेटा? 1.5। तो अब आप खुद देख लो, हमें ये पता है, पर बॉन्ड ऑर्डर निकालते निकालते ये मत भूल जाना कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम, दैट विल बी द आंसर। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, द करेक्ट सीक्वेंस of increasing covalent character is represented by, again फेजान रूल। और कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हमें बस क्या देखना है? चार्ज ऑन आयंस जितना ज्यादा होगा, वहीं पे साइज ऑफ कैटायन जितना कम होगा, और साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा। जैसा मैं देख पा रही हूं, एनायन तो सब में क्लोरीन है बेटा,
एनाइन सब में क्लोरीन है, लेकिन कैटाइन की अगर हम बात करें तो कैटाइन है हमारे पास लिथियम, सोडियम और बेरिलियम। बेरिलियम पे +2 चार्ज होता है। क्लियर? तो चार्ज इस पे ज्यादा है तो बिना किसी शक के दोनों ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, क्योंकि इनमें बेरिलियम सबसे कम दे रखा है कोवलेंट कैरेक्टर और चार्ज को प्रायोरिटी मिलेगी। चार्ज इज डोमिनेंट ओवर साइज। तो यहाँ पर बेरिलियम बेरिलियम सबसे कम वाला दे दिया, पर उसका कोवलेंट कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए था, क्योंकि दोनों में चार्ज बेरिलियम पे +2 है। चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा। लेकिन अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? कैटायन के साइज की तरफ, क्योंकि एनायन तो सेम है। तो यहाँ पे लिथियम और सोडियम में से अगर हम देखें तो सोडियम का साइज ज्यादा होता है, और अगर कैटायन का साइज ज्यादा है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर सी होगा। Next question, question number 60. Which of the following oxide is expected to exhibit paramagnetic behavior? सिंपल आपको क्या देखना है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में है तो उस केस में वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर में है तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे बेटा? इसको सॉल्व करने के बाद आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3. Next question. In which of the following species contain 3 bond pair and 2 lone pair around the central atom? सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखने हैं, तो वो देखना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। सिंपल क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सेंट्रल एटम के जितने सराउंडिंग एटम होंगे वो सारे हो जाते हैं बॉन्ड पेयर, बचे हुए हो जाते हैं लोन पेयर। तो अब इस केस में आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखने थे, तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। bf3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, कंपटीशन से बाहर। NH2- में निकाल लेते हैं सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2 यूनिवैलेंट स्पीसीज +1 चार्ज, 8/2 किया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कंपटीशन से बाहर। फिर बचता है ऑप्शन बी। देखो सेंट्रल एटम क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज, वैल्यू आई 5। 5 में से जितने सराउंडिंग एटम होते हैं वो होते हैं बॉन्ड पेयर, और बचे हुए हो जाते हैं लोन पेयर। क्लियर? 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर किसमें है? दैट विल बी द क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5 इज शोन बाय। सिंपल क्या काउंट करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कहां होगा? जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 13 हो या जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो। यहां पर देखा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए बेटा? 8 2 16, 16 + 2 18, कंपटीशन से बाहर। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 2 16, 16 - 1 15, दैट विल बी द आंसर। समझ पा रहे होंगे कैसे सॉल्व किया? MOT के की पॉइंट्स में मैंने बॉन्ड ऑर्डर का सीधे सीधे फॉर्मूला लिखवाया था। हालांकि फॉर्मूला तो क्या होता है? NB - Na/2, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रिक्स यूज करनी है। तो बॉन्ड ऑर्डर सीधा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, दैट विल बी द आंसर। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 16 थे, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 17 थे, तो ये सब के सब कंपटीशन से बाहर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। थोड़ा सा पानी भी लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पूछी है बेटा, कंफ्यूज मत होना, शेप नहीं पूछा, ज्योमेट्री पूछी है। तो IF5 की अगर हम बात करें, सेंट्रल एटम आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 5 यूनिवैलेंट स्पीसीज है, 7 + 5/2 किया, कितना आया बेटा? 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो आधे बच्चे क्या करने वाले थे? स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन वो गलत हो जाता। क्लियर?
स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगा, उसने क्वेश्चन में क्लियर ज्योमेट्री बोला है, ज्योमेट्री बोला है नालायकों। ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, ज्योमेट्री फॉरएवर के लिए ऑक्टाहेड्रल होगी। क्लियर? सो द राइट आंसर विल बिकम ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 66। क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में? In which of the following pair both the molecules are sp3 hybridized? सिंपल, क्या देखना है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, और ये तो आपको निकालना बहुत अच्छे से आ गया है ना। तो एक एक का हाइब्रिडाइजेशन निकालना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे जिसका भी सेम आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है NF3 और H2 का सेम आना है, NF3 इज जस्ट लाइक NH3, तो इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। फिर भी आप बाकियों का निकाल के देखना बेटा, कोई भी शक हो किसी भी तरह का डाउट बॉक्स में डाल देना, मैं वही रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम डाउट्स में आपको वही मैसेजेस पे रिप्लाई कर दूंगी आपके चैट बॉक्स में, क्योंकि कमिंग क्लासेस अभी ऑर्गेनिक की चल रही है, तो मेरी अब कोई नेक्स्ट क्लास नहीं आने वाली है, और बीच में ऐसे 2 सब्जेक्ट की क्लास चल रहा है, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये लेक्चर भी मैंने इसलिए अपलोड किया क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं रेस्ट PYQs के सॉल्यूशन दूंगी। हालांकि मैंने चैट बॉक्स पढ़ा था तो बच्चों को डाउट्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है बेटा, और आपके वहीं पे जो डाउट्स हैं बेटा, आप एक बार लेक्चर को फिर से देख लिया करो, वो डाउट्स आपको नहीं आएंगे। फिर भी आते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने वो डाउट्स कवर किए हुए हैं, फिर भी नहीं होता है तो मैं वहीं पे मेंशन करके रिप्लाई करना शुरू करूंगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन द हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है, आपसे पूछा है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 3 5। ये रहा कार्बन 1, ये रहा कार्बन 3 और ये रहा कार्बन 5। कैसे देखोगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन? ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कहीं पे है नहीं, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, तीसरा भी पाई होता है। ये कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखा है, 2 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3। 5th कार्बन को देखो 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? sp, sp3 एंड sp। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 68। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट? क्वेश्चन की भावनाओं को समझना बेटा, कंफ्यूज मत होना। क्या पूछा? कौन सा मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं देगा? वही तो नहीं देगा जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, जो नेचर में नॉन पोलर होगा, और वो हर मॉलिक्यूल जो रेगुलर ज्योमेट्री देते हैं, बोले तो जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, जिसमें इंक्लूडिंग 2 मोर केसेस, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, इनमें से अगर किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा कुछ हुआ, दैट मीन्स वो परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं देगा। क्लियर? तो अब चेक कर लेते हैं। CS2 में कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हर चीज हमारी शुरू हाइब्रिडाइजेशन से होती है, खत्म हाइब्रिडाइजेशन पे होती है। सराउंडिंग एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नो यूनिवैलेंट स्पेसेस, 4/2 किया आया 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, 2 सराउंडिंग एटम है, 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, सराउंडिंग एटम सेम है, दैट मींस इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो ये कभी भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं दे पाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन SO3-2, सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 + 2 किया 8, 8/2 किया आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। H2S, सेंट्रल एटम सल्फर, 2 यूनिवैलेंट स्पेसेस, 6 + 2 किया आया 8, 8/2 किया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, कंपटीशन से बाहर, क्योंकि जिसमें लोन पेयर होंगे उसका डायपोल मोमेंट कभी भी 0 ना ही हो सकता। क्लियर? SO2, डी ऑप्शन, सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नो यूनिवैलेंट स्पेसेस, नो चार्ज, 6/2 किया आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2,
टू बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर कंपटीशन से बाहर। क्लियर? क्योंकि लोन पेयर वाले यही दो केसेस होने चाहिए थे, ये दो केसेस होंगे तो ही इंक्लूड होगा कि उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। क्लियर हो गया बेटा? एकदम क्वेश्चन की भावनाओं को समझा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमसे पूछा गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जब जब शेप दिया होता है तो हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा मेथड अप्लाई करते हो? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। पहला मॉलिक्यूल देखो, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है? 2 हाइड्रोजन, एक इस कार्बन के साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? पाई बॉन्डेड जितने भी होते हैं वो sp2 होते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp2। इसका भी क्या हो गया? sp2। तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, क्योंकि इसमें सारा एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। अगर एक से ज्यादा टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते तो ये आंसर हो सकता था। नेक्स्ट देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp, कंपटीशन से बाहर, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है दोनों कार्बन के पास। यहां पर सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी कंपटीशन से बाहर, क्योंकि सारे कार्बन सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है। यहां पर देखो बेटा, इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp3। मैम आप कैसे देख रहे हो? सिंपल, सेंट्रल एटम को देख रही हूँ कार्बन, ये कार्बन जितने सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है वो गिन रही हूँ, लोन पेयर किसी पे भी नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से जो n की वैल्यू आती थी वहां से हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते थे। सिंपल, वही किया है, तो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज द हाईएस्ट एनर्जी। कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी होती है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी कैसे पता चलेगा? जहां पर बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे, और बॉन्ड्स किसके सबसे ज्यादा है देखकर पता चल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपके पास आ ही गया। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। 3-3 बॉन्ड है इनके बीच में, 3-3 बॉन्ड है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiCH3 बेटा ये है टेट्रामिथाइल साइलेन। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। क्लियर? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता ना ही करो। राइट नाउ इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। इसकी स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से देखें तो वह sp3 होता है, तो शेप इसकी टेट्राहेड्रल होती है बिना किसी शक के। रेस्ट इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। नहीं, वो ट्राइमिथाइल अमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन N2। सोचो पहले पूछा क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट बॉन्ड पेयर इन N2 ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 14। तो जो हमने इसका डायग्राम बनाया था ना, तो ये हमसे यही पूछ रहा है कि टोटल बॉन्ड पेयर आपके पास यहां पर कितने थे। तो जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे लिख दो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p2x is equals to pi 2p2y, कॉमा सिग्मा 2p2z। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने थे वो सारे बॉन्ड पेयर थे। देखो कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो गए बेटा ये सारे के सारे हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वो अलग थे हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। आप में से मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते थे, लेकिन उसने बॉन्ड पेयर नहीं पूछा, उसने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स पूछा है अकॉर्डिंग टू एमओटी। तो एमओटी में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इतने थे, 5। क्लियर बेटा?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखने की क्या पहचान होती है बेटा, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो, इनमें से कोई भी नहीं है, या उसके पास वेकेंट p या वेकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो। क्या हो बेटा उसके पास, वेकेंट p या वेकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो। वो कैसे पता चलेगा, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन लिखकर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये जो BCl3 है, इसमें जो बोरोन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, उसकी 2p के दोनों ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, और जिनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, दैट्स व्हाई इसका किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था बेटा मैंने आपको, विच कंपाउंड फॉर्म पॉलीमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पॉलीमर, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखा था हमने, क्या आंसर हो जाएगा बेटा, HF। HF किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चर भी बनाया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा है, कैटायन एंड एनायन कंबाइंस इन अ क्रिस्टल टू फॉर्म विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कोई शक नहीं होना चाहिए, आयनिक की तो बनाता है, क्या डेफिनेशन दी थी आयनिक की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, बोले तो कैटायन एंड एनायन आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। विच कंपाउंड हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, शेप की बात हो रही है, तो वो हर मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसमें 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो, तब उसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। तो निकाल लेते हैं बेटा, XeF4 में जिनॉन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 + 4 तो यहां से कितना आ गया, बाय 2 करके sp3d2, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। XeOF2 सेंट्रल एटम जिनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 + 2 किया 10, 10/2 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर। XeO2F2 सेंट्रल एटम जिनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 + 2 यूनिवैलेंट स्पेसिस 10, 10/2 किया आया 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एंड इधर आया 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ये भी ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। XeO4 सेंट्रल एटम जिनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, नो यूनिवैलेंट स्पेसिस, डिवाइड बाय 2 आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, दैट विल बी द आंसर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। अगेन बॉन्ड एंगल मैक्सिमम देखने के लिए क्या कंसेप्ट यूज करोगे बेटा, यहाँ पे सेम कंसेप्ट, पोस्टुलेट नंबर 2 जो था, सबसे पहले लाइन से लिख लेते हैं बेटा, क्या क्या है, अमोनिया मैक्सिमम पूछा है ना, तो अगर इनमें से एक भी sp3d या sp3d2 वाला आ गया तो उसका तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर 180 डिग्री का एंगल होता ही होता है। क्लियर। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आया sp2, यहां पर कितना आया बेटा 5 + 4 9, 9 - 1 8 sp3, और यहां पर 5 + 6 11 + 1 12, 12/2 किया 6, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आया, दैट मीन्स एक ना एक बॉन्ड एंगल तो है 180 डिग्री का, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम इसी का होगा बेटा। बॉन्ड एंगल हमेशा बॉन्ड पेयर के बीच में देखा जाएगा। पोस्टुलेट नंबर 3 जो मैंने वेस्पर थ्योरी में लिखवाया है वो हर जगह एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट मतलब sp sp2 और sp3 वालों के लिए एप्लीकेबल है। और अगर उनके साथ कभी भी एक भी एग्जांपल आ जाए जिसमें sp3d या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो आंसर का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि दोनों ही वाले केसेस में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है एक्सियल बॉन्ड पेयर्स के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन XHY X एंड Y। क्लियर। इसमें क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना और देखना। XH डैश 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 Y,
X and Y बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। ये हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा नहीं लग रहा? देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स, क्या बोला है बेटा, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज एंड ऑन एच विल डिक्रीज। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेगा, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी ना। ये क्यों खींचेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन नेचर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया बेटा? इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ सकती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसकी ज्यादा बढ़ेगी। ये ऑप्शन गलत है। इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज, ये भी गलत है। ऑन एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बता रहा है और हाइड्रोजन की ज्यादा बता रहा है। गलत बात कर रहा है भाई, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पहले वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। क्लियर? सो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड। अगर मेन यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास जेड एक्सिस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px एंड px ओवरलैप टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो अगर ये z है तो px ऐसा होगा, ये हो गया px और ये हो गया px। बेटा दोनों कहां मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और अगर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिल रहे हैं मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या पूछा है हमसे, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, निकाल लो बेटा, मैच करना अपना आंसर क्या आया। किस किस का पूछा है बेटा, C2, C3, C5 एंड C6। सिंपल, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। C2 का sp, C3 का 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 और C5 का sp2 और इसका भी sp3। तो करेक्ट आंसर होगा sp, sp3, sp2 एंड sp3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर बेटा? सिंपल, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर टू आयनिक सॉलिड्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम आयोडाइड आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। एक हमने लिख लिया बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और एक लिख लिया पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। कैल्शियम ऑक्साइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर से। आयनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो Ki और कैल्शियम ऑक्साइड में से कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड का ज्यादा है। दैट मीन्स आयनिक कैरेक्टर Ki का ज्यादा है। और अगर Ki का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट तो इसका ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट क्या बोला, लैटिस एनर्जी ऑफ CO इज मच लार्जर देन दैट ऑफ Ki। लैटिस एनर्जी क्या होता है बेटा, लैटिस एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। तो बिल्कुल चार्ज कैल्शियम ऑक्साइड का ज्यादा है Ki से, तो लैटिस एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, चार्ज बाय साइज। चार्ज दोनों में कैल्शियम का ज्यादा है। क्लियर है? Ki has high melting point, करेक्ट है। Ki is insoluble in बेंजीन, तो Ki का नेचर आयनिक है और बेंजीन नॉन पोलर है। ये कैसा है, पोलर, ये कैसा है, नॉन पोलर। तो Ki तो इनसॉल्युबल होगा बेंजीन के अंदर। क्लियर? तो ये हमसे पूछा गया था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। तो थर्ड वाला, ये डी वाला तो क्या हो गया, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट ना, तो बिल्कुल ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। Ki सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो ये आंसर होगा। ये तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। क्लियर? ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। एक मिनट बच्चों, हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो ये रॉन्ग था, ये तो करेक्ट था।
सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, या तो फिर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो के आई इज सॉल्यूबल इन बेंजीन, ये तो करेक्ट है, और ये करेक्ट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट है। एक मिनट, कितना कंफ्यूजन हो रहा है ना, ऐसे होता है ऑर्गेनिक में, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए ना 50, दिमाग काम नहीं कर रहा है। के आई पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये इनसॉल्यूबल है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इनकरेक्ट ही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर? के आई इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। लैटिस एनर्जी ऑफ सीओ इज मच लार्जर देन के आई, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आंसर नहीं हो सकता। सीओ इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। हाँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों आंसर होने चाहिए थे बेटा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों आंसर होने चाहिए थे, लेकिन मोर करेक्ट ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, क्योंकि वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर? क्यों ये करेक्ट है, क्यों ये इनकरेक्ट है, बता देती हूँ। क्योंकि सीओ का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है। आयनिक कैरेक्टर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर? तो दो ऑप्शन करेक्ट थे आंसर में उस साल, लेकिन आंसर एक ही करेक्ट माना गया था, वो था ऑप्शन डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 82, which of the following organic compound has same hybridization as its combustion product CO2? तो बेटा CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होता है, कार्बन का सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वाले तरीके से, या हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से। तो कौन सा ऐसा है जिसका कंबशन प्रोडक्ट जो है CO2, उसका हाइब्रिडाइजेशन और इस रिएक्टेंट का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा? तो हमें बस ये देखना है कि इन चारों में से किसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। पहले हमने देखा इथेन, इथेन किसे कहते हैं? CH3 को। यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, फर्स्ट ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। सेकेंड हमने देखा इथायन, इथायन किसे कहते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, दैट विल बी द आंसर, क्योंकि CO2 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इथीन का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 होता है, और इथेनॉल में भी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 होता है, तो ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन? अरे ये लास्ट क्वेश्चन था, तो मतलब टोटल 82 क्वेश्चंस थे, राइट बच्चों? फाइनली आज हमने 50 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए विद सॉल्यूशन 1 आवर 41 मिनट्स में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी भी डाउट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो डाउट्स मेरे पास आए हैं वो मैंने कंक्लूड करके आपको बता दिए हैं। फिर भी आपने ये सारे पीवाईक्यूज देख लिए, सारे पीवाईक्यूज देखने के बाद मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि अब तो कंफ्यूज मत हो, आपके सामने लास्ट 35 टू 40 इयर्स के पीवाईक्यूज मैंने करा दिए। क्लियर? तो इससे आपको आइडिया लग गया है कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो उलझने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी क्वेरीज अब क्लियर हो जानी चाहिए, जो लास्ट 2 क्लासेस की थी वो भी क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? आपके सामने सारे पीवाईक्यूज आ चुके हैं, जो डाउट्स थे वो भी मैंने डिस्कस कर दिए। अब क्योंकि ये हमारी अ काइंड ऑफ सेमी लास्ट क्लास है, क्योंकि हम वापस भी मिलेंगे, लेकिन वापस इनऑर्गेनिक में मिलेंगे, तो मोटिवेट करने के लिए आप लोग को मैं एक स्टोरी नहीं, एक पोयम, वो मेरे एक स्टूडेंट ने लिखी है। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट है सेम ईयर, इसका नाम है बेटा विशु, और इस साल इसके मार्क्स आए हैं नीट में 686, और काफी अच्छा रैंक भी इसने स्कोर किया है। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक बात, इस बच्चे ने एक पोयम लिखी है प्यारी सी, अक्सर लिखता है लेकिन अभी थोड़ी ज्यादा लिख रहा है क्योंकि अभी इसके पास टाइम है, काउंसलिंग वगैरह नहीं हुई है। और जो इन्होंने पोयम लिखी है, बहुत सारी ये लिखते हैं, लेकिन एक पोयम जो इन्होंने लिखी थी उस पोयम का नाम था यकीन आ गया। इस बैच का नाम यकीन था, तो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास के लिए सॉन्ग के लिए बोला था, लेकिन मुझे लगा था दैट इज फार बेटर, तो ये पोयम मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। उस बच्चे ने लिखी है, मैं बस बोल के आपको बताना चाहती हूँ। और ये जो पोयम है ना बेटा, ये मैं आप सभी लोगों से चाहूंगी, क्योंकि हमारे बैच में काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली या बिलो मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो जो फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, और फाइनेंशियल
एक प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि हम ऐसा मानते थे अब तक कि अगर एक वो जो डायलॉग है ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो डिजर्व करता है। तो बस एक आपको प्लेटफॉर्म मिला है बहुत अच्छा, वो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला, जहां पर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा उसके बाद ही आप पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं है। तो बेटा जनरली क्या होता है फैमिलीज में, कुछ फैमिलीज अभी भी ऐसे हैं जहां पर बॉयज को प्रायोरिटी दी जाती है, राइट। ऐसा बोला जाता है कि भाई इस पे इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है, अगर वो लड़की है वो तो दूसरे घर जाएगी, पराए घर जाएगी। बट ये सोचकर देखो कि अगर वही लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है और वो खुद सारे डिसीजंस खुद के लेती है, तो वो कितना कुछ लाइफ में कर सकती है, आप सोचो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। तो ये प्लेटफॉर्म उन सभी लड़कियों के लिए भी है जो बाहर नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए, जो बहुत एक छोटे से गांव से हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, वो सबसे ज्यादा ये चीज समझ पा रहे होंगे जो इस बैच में पढ़ रहे हैं, और वो सभी गर्ल्स के लिए एक मोटिवेशन है। तो बेटा अपने लिए अगर स्टैंड लेना है तो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा एजुकेशन। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है बेटा, ऐसी चीज है ना, मतलब अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया तो आप अटेन कर सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ विद रिस्पेक्ट। क्लियर। तो एक पोयम जो उस बच्चे ने लिखी है, और ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बेटा क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से जो लड़कियां सफर करती हैं वो क्या एजुकेटेड नहीं होती है, उन्हें उनके राइट्स नहीं पता है, उनके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उनको कोई आइडिया नहीं होता है। तो अपने लिए अगर चीजों को सही तरीके से जानना है तो वो सभी भाई जो इस क्लास में बैठे हुए हैं जिनकी छोटी बहनें हैं या उनके नोन में कोई गर्ल्स हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, मैं चाहूंगी उन बच्चों से कि वो उन्हें मोटिवेट करें, वो उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं ताकि वो फ्री में पढ़ सके। क्लियर। मैं नहीं बोल रही कि वो बैच का सब्सक्रिप्शन ले, लेकिन वो यूट्यूब पे जो लेक्चर्स है उनको पढ़ सके, उनको पढ़ के भी वो एग्जाम दें। तो उन्हें आप इस चीज के लिए मोटिवेट करो, क्योंकि वो टाइम नहीं है अब कि आप 3 लाख रुपए दोगे, 2 लाख रुपए दोगे तभी आपको एक अच्छी जगह कोचिंग, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, पीजी में रहना पड़ेगा। आप घर पे रहकर भी इस चीज का फायदा उठा सकते हो। तो एक पोयम है जिसका नाम है यकीन आ गया, उसका मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट आपको बता देती हूँ कि एक लड़की है, वो जब रात को निकलती है तो उसके मन में बहुत सारे फियर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर इंटेंशंस, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है भगवान उसको खुद पनिश करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं, वो बिलीव रखना बेटा आपने अपना 100% देखना है, बाकी ऊपर वाला आपके साथ है। क्लियर। तो ये पोयम की स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है कि वो बच्ची है जो थोड़ी डरी हुई है और उसके बाद उसको बिलीव होता है गॉड पे। क्लियर। तो वो पोयम जो उस बच्चे ने लिखी है मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। एक रात जो जरा काली थी, एक रात जो जरा काली थी, मैं एक लड़की थोड़ी सहमी थोड़ी भोली भाली थी, रास्ते पे चले जा रही थी, जाने क्या मैं सोचे जा रही थी। रास्ते में कुछ लड़के खड़े दिखे, कुछ भिखारी और कुछ सोए हुए लोग दिखे। उनमें न जाने क्या बात चल रही थी, पर मुझे तो सिर्फ काली रात दिख रही थी। वो लड़के कुछ पास आने लगे, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने लगे, दिल की घबराहटें भी बढ़ने लगी और सन्नाटे घने छाने लगे। एक हाथ पीछे से आया, फिर छीना झपटी भी जोरों से होने लगी। हाथ में हथियार देख मैं कुछ न कर सकी, फिर कुछ नजर न आया क्योंकि आंखें आंसुओं से भरने लगी। ये देख रो पड़ी ये रात, उसके आंसू बन गए बारिश की घाट, कि इस दहशत के मौसम में बिजलियां भी कड़कने लगी और एक बिजली उन पे गिर पड़ी। तब थोड़ी जान में जान आई कि और क्या प्रमाण है उसके होने का, ये बात मेरे समझ आई। लगा अर्जुन ने जैसे गांडीव पर प्रतिंचा चढ़ाई और मेरी जान बचाई। बोले श्री कृष्ण बोलत रहे कबीर, बोले श्री कृष्ण बोलत रहे कबीर, कि नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाए वो ना हो सके कभी वीर। कि छिड़ जाती है महाभारत, कि छिड़ जाती है महाभारत,
नारी की हानि से, कि जग सीखे ये बात इस कहानी से। अब मैं हूं, मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कनें हैं, कि उसके होने का मुझे यकीन आ गया। तो एक छोटी सी पोयम थी बेटा, उस बच्चे ने लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और कुछ लाइंस में गूज़बम्स हुए, तो मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो वो सभी गर्ल्स जो पढ़ रही हैं बेटा, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। एक बार वो अचीव करो जो आप डिजर्व करते हो, चीजें हमेशा आपके अकॉर्डिंग होंगी। मैं भी आप में से एक थी जिसने ये सोचकर कि पापा कैसे करेंगे, मतलब सबके साथ होता है, सबकी फैमिलीज में होता ही है कि फाइनेंशियली हम सोच के चलते हैं कि आगे का डिसाइड करके चलना है, ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्हें दिखती है एक लड़की के लिए, वो दिखती है उनकी शादी की, टू बी वेरी फ्रैंक, कि वो कैसे किया जाएगा। बट आप ये सोचो कि जब आप फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो आप खुद से अपने डिसीजंस ले पाओगे, खुद से चीजें खुद अरेंज कर पाओगे। तो बेटा सबसे पहले आपके लिए पढ़ाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब तो इतना इन्वेस्ट भी नहीं होता, नहीं तो ऐसा बोला जाता था कि लड़की को कोचिंग क्यों करा रहा है, एक टाइम वो भी था और कुछ लोगों के यहाँ अभी भी वो टाइम होगा। तो वो गर्ल्स जो छोटे छोटे गांव में रह रही हैं, जो अपने लिए अवेयर नहीं है, सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें, जो नोन है, जिनके या फिर गांव में कुछ कजन्स हैं, जैसे भी हैं, आप उन तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करें, ताकि वो और कुछ नहीं तो कम से कम यूट्यूब पे ही पढ़ लें। और वो पढ़ लेंगे तो वो अचीव करेंगे जो वो अचीव करना चाहते हैं। रिसेंटली अभी अलग सर को भी कैबिनेट मिनिस्टर सर ने अवार्ड दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि सर ने कितना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए, और वो अब तक जोरों शोरों से चल रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नीट सेलिब्रेशन में सिलेक्शन हुआ है, हम आपने नीट सेलिब्रेशन में भी देखा होगा। तो वो हर बच्चा जो छोटे गांव से बिलोंग करता है, छोटे शहर से बिलोंग करता है, जिनके कोई सोर्सेज नहीं है, उन बच्चों तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप शेयर करो, ताकि मैक्स टू मैक्स बच्चे कम रेट में वो अचीव कर पाए जो वो डिजर्व करते हैं। क्लियर? और अब वो टाइम आ चुका है, वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है बेटा। तो हमेशा स्टे मोटिवेटेड, जिनके पास फैसिलिटीज हैं वेल एंड गुड, वो अपना बेस्ट दो, जिनके पास नहीं है अपने आप को लकी मानना बेटा, अपने आप को सोच लेना कि मुझे कितना बेस्ट परफॉर्म करना है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है आगे के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे अवेयर हो चुके हैं। कितने बच्चों, आपने अगर नीट सेलिब्रेशन के इंटरव्यू देखे हो, किसी के फादर ऑटो ड्राइवर है, किसी के फादर फार्मर है, तो सबको ही मेहनत करनी है। अब ऐसा नहीं है बेटा कि सोर्सेस किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ, ठीक है। तो मैं जब इमोशनल होती हूँ तो मेरे वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं आपको बोलती चली जा रही हूँ, बोलती चली जा रही हूँ। ये पोएम मैंने जो पढ़ी थी, तो मैं उन गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ बेटा, जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है। तो बेटा कैसे भी करके उन भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिनकी छोटी बहनें हैं, कि उनको मोबाइल अवेलेबल कराओ, उनको इस चीज का नॉलेज दो, ताकि वो भी पढ़ सकें। एंड दिस इज ट्रुथ बेटा, वो पढ़ेंगी, वो अपने राइट्स जानेंगी, और जरूरी नहीं है कि आपको फिर कुछ भी करना पड़े, वो खुद अपना करियर खुद बनाएंगी, वो शादी अपनी खुद कर लेंगे, तो तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ठीक है। स्टिल आपके कोई भी डाउट रह जाए, घबराना मत, ठीक है। जो डाउट्स थे जो मेरे पास आए थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। पीवाईक्यूज में सारी चीजें आप लोग की क्लियर हो चुकी हैं। स्टिल होता है ना, अब तक भी किसी की कोई क्वेरी रह गई हो तो लास्ट लेक्चर में सेंड कर देना, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो डाउट सेंड करने से पहले उस लेक्चर को एक बार फिर से देख लेना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी होगा तो मैं चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी बेटा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट स्टे मोटिवेटेड। बाकी तो हम मिलेंगे ही फिर से, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।